उस रात की अधूरी बारिश और कबीर के उस अधूरे स्पर्श ने रेहाना के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया था जो शायद अब आसानी से जुड़ने वाला नहीं था। कबीर का वो अचानक झटक कर दूर चले जाना रेहाना के जेहन में एक खौफनाक गूंज की तरह बैठ गया था। उसे लगा था कि उसकी नज़दीकी कबीर के लिए किसी बीमारी या बोझ से कम नहीं है। मैं उनके लिए सिर्फ एक अनचाही जिम्मेदारी हूँ और कुछ नहीं। रेहाना ने सारी रात अपने आंसुओं को तकिए में जज़ब करते हुए यही सोचा था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उनमें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी खामोशी थी जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो कबीर के सामने कभी वो नासमझ बच्ची नहीं बनेगी जो हर बात पर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। नाश्ते की टेबल पर कबीर हमेशा की तरह बैठा अपना आईपैड चेक कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थीं। रात की उस कसमकस के बाद कबीर अंदर से बेचैन था। उसे लग रहा था कि रेहाना आज फिर रोएगी, शिकायत करेगी या मुंह फुलाकर बैठेगी। तभी रेहाना नीचे आई। उसने एक बेहद सादा सा सफ़ेद रंग का कॉटन का सूट पहना हुआ था और बाल सलीके से गुथे हुए थे। वो खामोशी से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ना उसने कबीर की तरफ देखा, ना ही उसे गुड मॉर्निंग कहा जो वो रोज़ चेकते हुए कहा करती थी। कबीर ने अपना आईपैड नीचे रखा। उसने रेहाना की जली हुई कलाई की तरफ देखा, जिस पर अब एक हल्का सा निशान पड़ गया था। हाथ कैसा है अब तुम्हारा? दर्द कम हुआ? कबीर ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके नरम रखने की कोशिश करते हुए पूछा। जी ठीक है, रेहाना ने प्लेट में टोस्ट रखते हुए बिना नज़र उठाए एकदम सपाट लहजे में जवाब दिया। कबीर को ये एक लफ्ज़ का जवाब अजीब लगा। उसने सोचा शायद वो अभी भी रात की बात से नाराज़ है। नाश्ता ख़त्म हुआ और जब कबीर उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कार में बैठा, तब भी रेहाना ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो पूरे रास्ते खिड़की के बाहर देखती रही। कॉलेज आते ही वो खामोशी से कार से उतरी और बिना मुड़कर देखे अंदर चली गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रह गया। ये खामोशी एक दिन, 2 दिन और फिर पूरे 1 हफ्ते तक खिंच गई। रायचंद मैंसन, जो रेहाना के आने के बाद उसकी चुलबुली हरकतों, उसके गिरने पड़ने की आवाज़ों और उसकी बिना सिर पैर की बकबक से गूंजता रहता था, वो अब किसी कब्रगाह की तरह खामोश हो गया था। रेहाना अब न कोई सामान गिराती थी, न किचन में कोई डिब्बा खोलते हुए शोर मचाती थी। वो कॉलेज से आती, चुपचाप अपने कमरे में जाती, पढ़ाई करती और वक्त पर खाना खाकर सो जाती। उसने कबीर को अपनी ज़रूरतें बताना भी बंद कर दिया था। इस खामोशी ने कबीर की रातों की नींद हराम कर दी थी। ऑफिस में बैठे हुए भी कबीर का ध्यान अपने डिजाइन्स पर नहीं लग रहा था। वो बार बार अपना फ़ोन चेक करता था। पहले रेहाना उसे दिन में कम से कम 2-3 बार मैसेज करती थी। कबीर जी, आज शाम को क्या खाएंगे? कबीर जी, मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है। कबीर जी, आज बहुत ठंड है। लेकिन अब कबीर का फ़ोन बिल्कुल खामोश रहता था। कबीर को एहसास होने लगा था कि उसने अपनी उसूलों और फासले की दीवारों के बीच खुद को ही कैद कर लिया है। वो उस बकबक, उस मासूमियत के बिना अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। उसे रेहाना की वो खामोशी किसी सज़ा से भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। एक शाम कबीर ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने देखा कि रेहाना लिविंग रूम में बैठी अपनी फाइन आर्ट्स की कोई बुक पढ़ रही थी। कबीर ने कोट उतारा और धीरे से आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। रेहाना ने एक पल के लिए नज़रें उठाईं और फिर वापस अपनी किताब में गड़ा लीं। कबीर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। रेहाना, कबीर ने भारी आवाज़ में उसे पुकारा। जी, रेहाना ने किताब बंद किए बिना ही जवाब दिया। ये क्या तरीका है? तुम पिछले 1 हफ्ते से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? घर में बिल्कुल खामोश रहती हो, ना कुछ पूछती हो, ना कुछ बताती हो। ये कौन सी नई जिद है तुम्हारी? कबीर की आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट और बहुत सारी बेचैनी थी। रेहाना ने आहिस्ता से अपनी किताब बंद की। उसने अपना चेहरा उठाया और सीधे कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सूनापन था जिसने कबीर के सीने में तीर सा उतार दिया। जिद नहीं है कबीर जी, रेहाना ने बेहद शांत लेकिन चुभने वाले लहजे में कहा। आपने ही तो कहा था कि मैं एक नासमझ बच्ची हूँ।
जो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। आपने ही कहा था कि मैं आप पर एक फ़र्ज हूँ, एक जिम्मेदारी हूँ। मैं बस आपकी उस जिम्मेदारी का बोझ कम करने की कोशिश कर रही हूँ। रेहाना, कबीर ने कहना चाहा, लेकिन रेहाना ने उसे टोक दिया। मुझे समझ आ गया है कबीर जी कि मेरी जगह कहाँ है। मैं जानती हूँ कि मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, ना ही प्रिया जी की तरह मैच्योर हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब नहीं होगी। मैंने तय कर लिया है कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, मैं चुपचाप इस घर में एक अमानत की तरह रहूँगी, और जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, मैं आपको आज़ाद कर दूँगी, आज़ाद कर दूँगी। ये लफ्ज़ कबीर के कानों में किसी बम की तरह फटे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया था। रेहाना भी खड़ी हो गई। बकवास नहीं है कबीर जी, हकीकत है। और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं मैच्योर बनूं, बड़ी बनूं, तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। रेहाना ने एक फीकी सी मुस्कान दी और मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कबीर वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। वो उसे रोकना चाहता था, उसे बाहों में भरकर चीख चीख कर कहना चाहता था कि नहीं, तुम कोई बोझ नहीं हो, मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। उसकी अपनी ही बनाई हुई उसूलों की दीवार आज इतनी ऊंची हो गई थी कि कबीर खुद उसके पीछे घुटने लगा था। रेहाना की ये मैच्योरिटी, ये समझदारी कबीर की जान निकाल रही थी। कबीर को लगने लगा था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो रेहाना को हमेशा के लिए खो देगा। आज़ाद कर दूंगी, ये 3 लफ्ज़ कबीर के ज़हन में किसी जहरीले तीर की तरह उतर गए थे। रेहाना के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था, लेकिन कबीर अब भी लिविंग रूम में उसी जगह, उसी अवाक हालत में खड़ा था। उसका तेज और सुलझा हुआ दिमाग, जो बड़ी बड़ी इमारतों के जटिल नक्शे चुटकियों में सुलझा देता था, आज एक 18 साल की लड़की के आगे पूरी तरह बेवश हो गया था। कबीर को पहली बार अपनी गलतियों का, अपनी उस सख्त दीवार का एहसास हुआ था जो उसने खुद अपने और रेहाना के बीच खड़ी की थी। अगले कुछ दिन राजचंद मैंसन के लिए किसी घुटन भरी सज़ा से कम नहीं थे। कबीर ने कई बार कोशिश की कि वो रेहाना से बात करे, उस रात की बात को साफ करे, लेकिन रेहाना ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा अदृश्य खोल ओढ़ लिया था जिसे भेदना कबीर के लिए नामुमकिन हो रहा था। वो अब ना रोती थी, ना शिकायत करती थी। वो बस एक रोबोट की तरह अपने काम करती और कबीर की नज़रों से बचती रहती। कबीर इस नई मैच्योर रेहाना से खौफ खाने लगा था। उसे अपनी वो नासमझ चुलबुली रेहाना वापस चाहिए थी, लेकिन उसका ईगो और हालात उसे कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। इसी घुटन भरे माहौल के बीच वीकेंड आ गया। शनिवार की रात कबीर की फर्म आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस की सालगिरह की एक बहुत बड़ी एनुअल कॉर्पोरेट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में होने वाली इस पार्टी में शहर के तमाम बड़े बिजनेस टाइकून, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर आने वाले थे। इनविटेशन कार्ड पर साफ लिखा था, मिस्टर कबीर रायचंद एंड मिसेज रायचंद। शनिवार की सुबह जब कबीर स्टडी रूम में नहीं था, तब रेहाना की नज़र टेबल पर रखे उस सुनहरे रंग के बाहरी इनविटेशन कार्ड पर पड़ी, मिसेज रायचंद। ये पढ़कर रेहाना के सूने पड़े दिल में अचानक एक हल्की सी धड़कन जाग उठी, एक उम्मीद की बारीक सी किरण। क्या कबीर जी मुझे अपने साथ ले जाएंगे? क्या वो मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में मिलवाएंगे? रेहाना जानती थी कि वो प्रिया जैसी स्टाइलिश और मॉडर्न नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि अगर कबीर उसे अपने साथ ले गए तो वो पूरी कोशिश करेगी कि कबीर को उस पर शर्मिंदगी ना हो। उसने चुपके से अपनी अलमारी से एक बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट सी पीच रंग की साड़ी निकाल कर रख ली थी। उधर कबीर के दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही थी। कबीर जानता था कि इस पार्टी में प्रिया जैसी औरतें होंगी जो मॉडर्न हैं, बेबाक हैं और जिनका नज़रिया बहुत जजमेंटल है। वो लोग जब कबीर की पत्नी के रूप में एक 18 साल की मासूम लड़की को देखेंगे तो वो रेहाना की उम्र, उसकी सादगी और उन दोनों की उम्र के फासले का मजाक उड़ाएंगे। कबीर को लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे रेहाना की परवाह थी। प्रिया के एक छोटे से ताने ने
रेहाना को इतना इनसिक्योर कर दिया था कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। अगर उस पार्टी में किसी ने रेहाना पर कोई तंज कसा तो रेहाना का बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा, वो पूरी तरह बिखर जाएगी। मैं रेहाना को उन भेड़ियों के बीच नहीं ले जा सकता, वो बहुत मासूम है। मैं अकेले जाऊंगा, फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। कबीर ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए फैसला किया। ये उसका रेहाना को दुनिया की कड़वाहट से बचाने का तरीका था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका ये फैसला रेहाना की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ देगा। शाम के 7 बज चुके थे। कबीर अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने एक बेहद शानदार ब्लैक टक्सीडो पहना था। वो शीशे के सामने खड़ा अपने कफलिंग्स पहन रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। रेहाना दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, बस वो ये जानने के लिए आई थी क्या कबीर उसे साथ चलने के लिए कहेगा। कबीर जी, वो स्टडी टेबल पर एक कार्ड रखा था। कोई पार्टी है आज? रेहाना ने झिझकते हुए लेकिन एक उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। कबीर ने आईने से नज़रें हटाकर रेहाना को देखा। उसे एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को सख्त कर लिया। हाँ रेहाना, ऑफिस की एनुअल पार्टी है, मुझे वहीं जाना है। कबीर ने अपनी घड़ी पहनते हुए कैजुअल अंदाज में कहा। रेहाना की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या क्या मुझे भी चलना है? कबीर ने एक गहरी सांस ली। नहीं रेहाना, तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही बोरिंग और फॉर्मल कॉर्पोरेट इवेंट है। वहाँ सब सिर्फ बिजनेस, डिजाइंस और क्लाइंट्स की बातें करेंगे। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम बहुत बोर हो जाओगी। तुम घर पर रहो, अपना प्रोजेक्ट पूरा करो और आराम करो। रेहाना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर ज़ोर से निचोड़ दिया हो। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? ये शब्द रेहाना के कानों में गूंजने लगे। वहाँ और भी लोगों की पत्नियाँ आएंगी ना? रेहाना ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कबीर को रेहाना के सवालों से घबराहट होने लगी। वो उसे सच नहीं बता सकता था कि वो उसे लोगों की नज़रों से बचा रहा है। हाँ आएंगी, लेकिन वो सब, मेरा मतलब है, वो माहौल तुम्हारे लिए नहीं है रेहाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अभी स्टूडेंट हो, उन लोगों की दुनिया तुमसे बहुत अलग है। तुम वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करोगी। कबीर ने कोट पहनते हुए जल्दबाजी में कहा। या फिर आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। रेहाना की आवाज़ अचानक बहुत शांत और सर्द हो गई थी। कबीर के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गए। उसने मुड़कर रेहाना को देखा। रेहाना प्लीज़, अभी मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ एक्सीलेंस अवार्ड रिसीव करना है। कबीर ने इस बातचीत से बचने के लिए वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। कबीर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरकर घर से बाहर चला गया। कार स्टार्ट होने और मेन गेट से बाहर निकलने की आवाज़ आई। रेहाना वहीं दरवाजे की चौखट पर पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि शायद अब उसके आंसू सूख चुके थे। कबीर का वो जल्दबाजी में जाना, वो नजरें चुराना, रेहाना को सब कुछ साफ साफ बता गया था। उन्हें शर्म आती है, रेहाना ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी रुला दे। कबीर जी को दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बताने में शर्म आती है। वो इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं और मैं बस एक अनपढ़ गंवार बच्ची हूँ जो उनके स्टेटस पर एक बदनुमा दाग है। वो प्रिया जैसी औरतों के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते। गलतफहमी का ये जहर रेहाना के रग रग में उतर गया था। उसने महसूस किया कि कबीर ने उसे अपनी ज़िंदगी में कभी जगह दी ही नहीं थी। वो सिर्फ एक कमरा, कुछ किताबें और खाना दे सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपना हमसफ़र नहीं बना सकता था। रेहाना धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे की बालकनी में आई। बाहर का आसमान एकदम साफ था, लेकिन रेहाना की दुनिया में अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने तय कर लिया था कि अब वो कबीर की इस शर्मिंदगी, इस घुटन को और नहीं बढ़ाएगी। अब वक्त आ गया था कि वो खुद को कबीर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटा दे। बालकनी की उस ठंडी रेलिंग को पकड़े रेहाना सारी रात खड़ी रही।
आसमान का रंग स्याह काले से धीरे धीरे सिलेटी और फिर हल्का नीला हो गया, लेकिन रेहाना की आंखों के आगे छाया हुआ अंधेरा कम नहीं हुआ। रात के करीब 12 बजे थे जब कबीर की कार की आवाज़ वापस आई थी। कबीर उस चकाचौंध भरी पार्टी में भी सुकून नहीं पा सका था। उसका दिमाग बार बार रेहाना के उस उदास चेहरे और उसकी कांपती हुई आवाज़ की तरफ जा रहा था। या फिर आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। कबीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पार्टी बीच में ही छोड़कर आ गया था। उसने दबे पांव रेहाना के कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन रेहाना ने जल्दी से बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली थीं और सोने का नाटक किया था। कबीर कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसने एक गहरी और थकी हुई सांस छोड़ी और बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके चला गया। रेहाना ने आंखें नहीं खोली। वो अब उस इंसान को और शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। रविवार की सुबह रायचंद मैंसन में बहुत भारी और घुटन भरी थी। घर की हर दीवार जैसे रेहाना को अजनबी लगने लगी थी। रेहाना ने अपने आंसू पोंछे, नहाकर एक सादा पुराना सूट पहना और नीचे आई। उसने किचन में जाकर कबीर के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। ये उसकी आदत बन चुकी थी। वो कॉफ़ी का मग लेकर कबीर के स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। स्टडी रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से कबीर की आवाज़ आ रही थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रेहाना ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया ही था कि कबीर के लफ्ज़ों ने उसके हाथ को हवा में ही जमा दिया। लिसन सुमित, मैंने बहुत सोच लिया है। हाँ, ये डिसीजन टफ है, लेकिन यही सही है। कबीर फ़ोन पर अपने दोस्त, जो शायद किसी कॉलेज का ट्रस्टी था, से बात कर रहा था। वो मेरे साथ यहाँ खुश नहीं है यार। हमारे बीच का गैप, मेरा ये सख्त लाइफ स्टाइल, ये सब उसे घुटन दे रहा है। वो एक पंछी की तरह है जिसे मैंने इस बड़े से पिंजरे में कैद कर लिया है। रेहाना की सांसें गले में अटक गईं। कबीर उसके बारे में बात कर रहा था। कबीर ने आगे कहा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उसे कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट कर दूँ। कम से कम वहाँ वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ रहेगी, आज़ाद महसूस करेगी। ये जो मेरे नाम का और इस घर का बोझ है, वो उस पर से हट जाएगा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसका जवाब कबीर ने एक ठंडी सांस लेकर दिया। हाँ यार, मेरी जिम्मेदारी भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने फ़ैसले खुद ले सकेगी। मैं अब उसे और इस खोखले रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकता। कल मंडे है, तुम हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा दो। मैं उसे खुद वहाँ छोड़ आऊँगा। वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी जिएगी और मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊँगा। मेरी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। खोखला रिश्ता, हॉस्टल, ये अल्फाज रेहाना के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। कबीर के हर शब्द का मतलब रेहाना के नासमझ दिल ने बिल्कुल उल्टा निकाल लिया था। कबीर उसे आज़ादी देना चाहता था ताकि वो खुश रहे, लेकिन रेहाना को लगा कि कबीर खुद आज़ाद होना चाहता है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद रेहाना के दिल के किसी अंधेरे कोने में बची थी, वो भी आज राख हो गई। कबीर ने आखिरकार फैसला कर ही लिया था कि वो इस गंवार और नासमझ लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। हॉस्टल, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, कबीर उसे एक अनाथ की तरह घर से बेदखल करने वाला था ताकि वो प्रिया जैसी औरतों के साथ अपनी स्टेटस वाली ज़िंदगी जी सके। रेहाना के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटते छूटते बचा। वो बिना कोई आवाज़ किए उल्टे पाँव वहाँ से लौट आई। वो तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में आते ही रेहाना का बचा कुचा सब्र भी टूट गया। वो दरवाजे से लगकर ज़मीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जाए। उसका दिल इतनी ज़ोर से दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे ज़िंदा ही चीर दिया हो। वो मुझे निकाल रहे हैं, वो मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं, रेहाना हिचकियों के बीच खुद से कह रही थी। मैं उनके लिए सिर्फ़ एक बोझ थी, सिर्फ़ एक जिम्मेदारी जिससे वो अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कुछ देर तक वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक उसकी सिसकियाँ थम गईं। उसकी सूजी हुई आँखों में एक अजीब सी ठंडी और खौफनाक शांति उतर आई। ये वो शांति थी जो इंसान तब महसूस करता है जब वो सब कुछ हार चुका होता है। रेहाना उठी और अपनी अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी खोली। वहाँ महंगे डिजाइनर सूट, भारी साड़ियाँ
और कीमती गहनों के डिब्बे रखे थे, वो सब जो कबीर ने उसे अपनी पति होने के नाते दिए थे। रेहाना ने उन सबको छुआ तक नहीं। उसने घुटनों के बल बैठकर बेड के नीचे से अपना वो पुराना सा घिसा हुआ सूटकेस बाहर निकाला। ये वही सूटकेस था जो वो नैनीताल से अपने साथ लाई थी, जिसमें दादाजी की यादें और उसके अपने साधारण से कपड़े थे। रेहाना ने सूटकेस खोला और बहुत ही खामोशी से अपने पुराने सूती कपड़े, अपनी किताबें और दादाजी की तस्वीर उसमें रखने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और उसके कपड़ों को भिगो रहे थे, लेकिन अब उसके होंठों से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये एक खामोश सैलाब था जो उसकी रूह को बहा ले जा रहा था। सूटकेस पैक करने के बाद रेहाना आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने अपने गले में हाथ डाला। वहाँ एक पतली सी सोने की चैन थी जिसमें काले मोती पिरोए हुए थे। उसका मंगलसूत्र कबीर ने शादी के दिन उसे उसके गले में पहनाया था और कहा था कि ये कोई बंधन नहीं है, बस एक रस्म है। रेहाना ने इसे कभी गले से नहीं उतारा था, क्योंकि उसके लिए रस्म नहीं, उसकी ज़िंदगी थी। रेहाना के कांपते हुए हाथों ने हुक खोला। जैसे ही मंगलसूत्र उसके गले से अलग हुआ, रेहाना को लगा जैसे उसकी सांसें भी टूट गई हों। उसने वो मंगलसूत्र, अपनी उंगली से उतारी हुई शादी की अंगूठी, कबीर का दिया हुआ महंगा मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड, सब कुछ निकालकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने रख दिया। आप आज़ाद हैं कबीर जी, रेहाना ने आईने में अपने अक्स को देखते हुए एक बेजान आवाज़ में कहा। आपको मुझे हॉस्टल छोड़ने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। आपने अपना फ़र्ज निभा लिया। अब मैं आपकी इस चमकती हुई ज़िंदगी पर कोई दाग नहीं लगाऊंगी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। रेहाना ने अपना सूटकेस उठाया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी था, कबीर को उसकी इस जिम्मेदारी से आज़ाद करने का ऐलान। आईने के सामने अपना मंगलसूत्र और कबीर की दी हुई हर कीमती चीज़ रखने के बाद रेहाना कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक छोटे से नोटपैड और पेन पर गईं। वो जानती थी कि अगर वो बिना कुछ कहे चली गई तो कबीर शायद अपनी जिम्मेदारी के एहसास के चलते उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, और रेहाना अब कबीर पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। कांपते हुए हाथों से उसने वो पेन उठाया और नोटपैड के खाली पन्ने पर लिखने लगी। कागज़ पर गिरते हुए आंसुओं के बीच उसके लफ्ज़ कुछ इस तरह दर्ज हो रहे थे। कबीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अनजाने में आपकी उस परफेक्ट और आज़ाद ज़िंदगी में दखल दिया जिसके मैं कभी लायक ही नहीं थी। दादाजी के जाने के बाद उनके एहसानों और एक फ़र्ज के तले दबकर आपने मुझे अपनाया था। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक अनाथ लड़की सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं नासमझ थी जो इस फ़र्ज को मोहब्बत समझ बैठी। आज मुझे मेरी असल जगह समझ आ गई है। मुझे समझ आ गया है कि मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ, एक ऐसा खोखला रिश्ता जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आपको मुझे हॉस्टल छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद आपकी इस चमकती हुई ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। आप प्रिया जैसी किसी समझदार और मैच्योर इंसान के लायक हैं, मेरी जैसी गंवार और बेवकूफ़ लड़की की नहीं। अब आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। मेरी वजह से आपको कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी जिम्मेदारी, रेहाना। रेहाना ने पेन रखा और उस खत को मंगलसूत्र के ठीक बगल में रख दिया। उसने एक आखिरी बार उस बड़े और आलीशान बेडरूम को देखा जहाँ उसने अपनी नई जिंदगी के सपने बुने थे। उसने एक गहरी सर्द सांस ली और अपना वो पुराना घिसा हुआ सूटकेस उठाया। सूटकेस के पहिए की आवाज़ कबीर तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसने उस भारी सूटकेस को अपने हाथों में उठा लिया था। वो दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। बाहर का लंबा दालान आज उसे बहुत खौफनाक लग रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। एक एक सीढ़ी उतरते हुए उसे इस घर में बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था। कबीर का उसके बाल सुलझाना, रात पर जागकर उसका प्रोजेक्ट बनाना, बारिश की उस रात उसे सीने से लगाना और रसोई में उसका जला हुआ हाथ सहलाना। लेकिन ये सारी यादें आज प्रिया के उस ताने और कबीर की उस आखिरी फ़ोन कॉल के नीचे दफन हो चुकी थी। रेहाना हॉल में पहुंची। घर में अजीब सी खामोशी थी। नौकर अपने काम खत्म करके पीछे के क्वार्टर्स में जा चुके थे। मुख्य दरवाज़ा अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था।
उधर स्टडी रूम में कबीर ने सुमित से फ़ोन कॉल ख़त्म किया। उसने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा मसला। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। सीने में एक अनजाना सा डर धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। कबीर ने सोचा कि उसे अभी जाकर रेहाना से बात करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि हॉस्टल बेचने का फ़ैसला उसने उसे खुद से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दुनिया देखने का, अपनी उम्र के दोस्तों के साथ आज़ाद रहने का मौका देने के लिए लिया था। वो नहीं चाहता था कि रेहाना उसकी सख्त और सूनी ज़िंदगी की छाँव में अपना बचपन और अपना कॉन्फिडेंस खो दे। यही सब सोचते हुए कबीर अपनी कुर्सी से उठा। उसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला और हॉल में कदम रखा, और ठीक उसी पल रेहाना का हाथ मुख्य दरवाजे के भारी पीतल के हैंडल पर था। उसने दरवाजे की कुंडी नीचे की। हल्की सी क्लिक की आवाज़ पूरे शांत हॉल में गूंजी। कबीर के कदम वहीं जम गए। उसकी नज़रें सीधे दरवाजे पर खड़ी रेहाना पर गईं। रेहाना का वो पुराना सूटकेस, उसके वो मामूली से सूती कपड़े। कबीर का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसकी तेज़ निगाहों ने तुरंत नोटिस किया कि रेहाना की कलाइयाँ सूनी थीं और उसके गले में वो मंगलसूत्र नहीं था जो कबीर ने अपने हाथों से उसे पहनाया था। एक खौफनाक सन्नाटा दोनों के बीच पसर गया। रेहाना, कबीर की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। ये आवाज़ गुस्से की नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसा गहरा खौफ और तड़प थी जो कबीर रायचंद की शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रेहाना के हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही ठिठक गए। उसने बहुत ही आहिस्ता से अपना चेहरा पीछे घुमाया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू, कोई शिकायत, कोई प्यार नहीं था, बस एक बेजान सा सूनापन था। कबीर तेज कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी निगाहें उस सूटकेस पर और फिर रेहाना के सूने गले पर जमी थीं। ये सब क्या है रेहाना? ये सूटकेस और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? तुम कहाँ जा रही हो? कबीर की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रेहाना ने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल सीधे, वहाँ जहाँ से आपकी इस खूबसूरत ज़िंदगी पर मेरी परछाई भी ना पड़ सके। रेहाना का ये ठंडा और सर्द लहजा कबीर के लिए बिल्कुल नया था। क्या बकवास है ये? कबीर ने घबराहट और उलझन में कहा। पागल हो गई हो तुम? ये क्या ड्रामा लगा रखा है सुबह सुबह? सूटकेस छोड़ो और अंदर चलो मेरे साथ। कबीर ने अपनी पुरानी सख्त आदत के चलते आगे बढ़कर रेहाना की बाँह पकड़नी चाहिए ताकि उसे अंदर ले जा सके। लेकिन जैसे ही कबीर का हाथ रेहाना की बाहें तक पहुंचा, रेहाना ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मत छूइए मुझे। रेहाना की आवाज़ में एक ऐसी चीख थी जिसने कबीर को पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमा दिया। कबीर फटी फटी आंखों से रेहाना को देखने लगा। वो रेहाना जो हमेशा कबीर की एक तेज़ आवाज़ पर सहम जाती थी, जो उसकी एक डांट पर आंसुओं से भीग जाती थी, आज वो रेहाना उसके स्पर्श से इस कदर नफ़रत और दर्द के साथ पीछे हट गई थी, जैसे कबीर ने उसे कोई गहरा घाव दे दिया हो। रेहाना, कबीर के मुंह से बस एक बेबस सी फुसफुसाहट निकली। बस कबीर जी, बहुत हो गया। रेहाना की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। वो रोते हुए लेकिन एक खौफनाक मजबूती के साथ चीखी, आपने अपना फ़र्ज निभा लिया। आपने अपने बीमार गुरु को मरने पर उनकी पोती को पनाह देकर अपना एहसान चुका दिया, लेकिन अब मैं आपके इस एहसान के बोझ तले और नहीं जी सकती, और ना ही मैं आपको और घुटन में रख सकती हूँ। मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ कबीर जी, हमेशा के लिए आज़ाद। रेहाना ने वापस दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर की ठंडी हवा अंदर दाखिल हुई, लेकिन रायचंद मैंसन के अंदर अब एक ऐसा जज्बाती बवंडर उठ चुका था जो सब कुछ तबाह करने वाला था। दरवाज़ा खुला। बाहर की सर्द हवा ने रेहाना के चेहरे को छुआ और उसके बिखरे हुए बालों को उड़ा दिया। उसने अपना भारी सूटकेस उठाया और दहलीज पार करने के लिए अपना पहला कदम बाहर की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक धड़ाम, एक बेहद ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ के साथ वो भारी पीतल और लकड़ी का दरवाज़ा रेहाना के मुंह के ठीक सामने वापस बंद हो गया। कबीर का बड़ा और मजबूत हाथ दरवाजे के पल्ले पर टिका हुआ था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बंद कर दिया था। रेहाना के कदम वहीं जम गए। कबीर रेहाना के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी सांसें किसी तूफान की तरह तेज चल रही थीं। वो सीने से हाँफ रहा था। कबीर रायचंद, जो हमेशा अपने जज्बातों को एक सख्त तिजोरी में बंद रखता था,
जिसका रुतबा और कंट्रोल कभी डगमगाता नहीं था। वो कबीर आज पूरी तरह टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी खौफनाक गूंज और ऐसा अधिकार था जिसने रेहाना की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी। रेहाना ने अपना सूटकेस और कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर कबीर की तरफ देखा। मुझे जाने दीजिए कबीर जी, दरवाज़ा खोलिए। रेहाना ने अपने आंसुओं को निगलते हुए एक अजनबी और सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम इस घर से, मेरी ज़िंदगी से अपनी मर्जी से जा सकती हो? कबीर का गुस्सा अब फूट पड़ा था। उसने दरवाजे से हाथ हटाया और रेहाना के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी काली आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही थीं। क्यों ना जाऊं? रेहाना की आवाज़ भी अब ऊंची हो गई थी। उसके अंदर का बरसों का दबा हुआ दर्द अब ज्वालामुखी बनकर फट रहा था। मैं यहाँ हूँ ही कौन? एक अनाथ, गंवार और बेवकूफ़ लड़की जिसे आप बस एक फ़र्ज समझकर ढो रहे हैं। एक ऐसी बच्ची जिसके साथ आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मेरे दादाजी ने मरते वक्त आपके हाथों में मेरा हाथ सौंप दिया था। रेहाना, सटाप, बकवास बंद करो अपनी, कबीर ने चीखते हुए कहा। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूँगी। रेहाना ने अपने सूटकेस को ज़मीन पर छोड़ दिया और रोते हुए कबीर की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई। आज आपको सच सुनना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मैं कुछ समझती नहीं हूँ? कल रात पार्टी में आप अकेले क्यों गए थे? इसलिए ना क्योंकि आपको मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको डर था कि अगर आप मुझे वहाँ ले गए तो आपके वो पढ़े लिखे हाई क्लासेस दोस्त प्रिया जैसी डिजाइनर औरतें आप पर हंसेंगी। वो कहेंगी कि इतने बड़े आर्किटेक्ट कबीर रायचंद की बीबी एक जाहिल बच्ची है जिसे ढंग से साड़ी तक पहननी नहीं आती। कबीर झटके से पीछे हटा। रेहाना की एक एक लफ्ज ने कबीर के सीने को छलनी कर दिया था। वो फटी फटी आंखों से रेहाना को देख रहा था। शर्मिंदगी? तुम्हें लगता है मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ? कबीर की आवाज़ में एक गहरा अविश्वास और सदमा था। और नहीं तो क्या? रेहाना ने हिचकियों से रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आपने तो आज सुबह खुद ही कह दिया। मैंने सब सुन लिया है कबीर जी। आप सुमित भाई से फ़ोन कर रहे थे ना कि हमारा रिश्ता खोखला है, कि मैं आप पर एक बोझ हूँ और आप मुझे हॉस्टल भेजकर अपनी इस जिम्मेदारी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर मुझे खुद ही जाने दीजिए ना। क्यों रोक रहे हैं मुझे? क्यों मुझ पर यह झूठा एहसान कर रहे हैं? ये सुनते ही कबीर के दिमाग में जैसे तेज बिजली सी कौंध गई। फ़ोन कॉल, पार्टी, साड़ी वाला दिन, प्रिया का आना, सब कुछ एक झटके में कबीर के जहन में शीशे की तरह साफ हो गया। कबीर को समझ आ गया कि उसकी उस खामोश फिक्र ने, उसकी उस सख्त गार्डियन वाली इमेज ने रेहाना के नाजुक दिल में कितनी खौफनाक इनसिक्योरिटी भर दी थी। वो उसे दुनिया के तानों से, पार्टी की उस जजमेंटल नज़रों से बचाना चाहता था, लेकिन रेहाना को लगा कि कबीर उससे शर्मिंदा है। वो उसे हॉस्टल इसलिए भेजना चाहता था ताकि रेहाना इस बड़े से सूने घर में अकेलेपन से ना मरे, ताकि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ हंसना खेलना सीखे। लेकिन रेहाना को लगा कि कबीर उसे घर से निकाल रहा है। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जो खुद को दुनिया का सबसे समझदार इंसान मानता था, आज उसे लगा कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसने रेहाना को बचाने के चक्कर में उसे अंदर ही अंदर मार दिया था। रेहाना फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत थक गई हूँ कबीर जी। मैं आपके इस दिखावे के रिश्ते से, आपके इस फासले से थक गई हूँ। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। मेरे सीने में भी दिल है। जब आप मुझे झटक देते हैं, जब आप मुझे अपने करीब नहीं आने देते, तो मुझे बहुत दर्द होता है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। कबीर की आंखों से आंसुओं की पहली बूंद छलक कर उसके गाल पर आ गिरी। उस सख्त पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू देखकर शायद आसमान भी हैरान रह जाता। वो धीरे से नीचे झुका और रेहाना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस बार कबीर ने कोई फासला नहीं रखा, कोई उसूल याद नहीं किया। उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से रेहाना के आंसुओं से भीगे चेहरे को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। शर्मिंदगी कबीर की आवाज़ भर्राई हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर शर्मिंदगी होती है? रेहाना ने रोते हुए अपनी नज़रें झुकानी चाहीं, लेकिन कबीर ने उसका चेहरा मजबूती से पकड़ रखा था। मेरी आंखों में देखो रेहाना। कबीर की आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जिसने रेहाना को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया।
कल रात मैं तुम्हें उस पार्टी में इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि वहाँ बैठे हुए भेड़िए तुम्हारी मासूमियत को नोच लेते। वो तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारी उम्र को लेकर वो बातें कहते जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए तोड़ देती। मैं तुम्हें उनकी उस गंदी और जेंटलमैन दुनिया से दूर रखना चाहता था। मुझे तुम पर शर्मिंदगी नहीं है रियाना, मुझे इस दुनिया पर शर्मिंदगी है जो तुम्हारे जैसे एक पवित्र और मासूम लड़की के लायक नहीं है। रिहाना की सिसकियाँ एक पल के लिए रुक गईं। वो हैरान और फटी हुई आंखों से कबीर को देखने लगी और वो फ़ोन कॉल। कबीर ने अपना सिर रिहाना के माथे से टिका दिया। कबीर की आंखों से गिरते हुए आंसू अब रिहाना के गालों पर बह रहे थे। मैं तुम्हें हॉस्टल इसलिए नहीं भेज रहा था कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, बल्कि इसलिए भेज रहा था क्योंकि मैं खुद से खौफ खाने लगा था। मुझे डर लगने लगा था रियाना, मुझे डर था कि मेरे इस सख्त और नीरस घर में तुम अपनी हसीना भूल जाओ। मैं चाहता था कि तुम अपनी उम्र की लड़कियों के साथ जियो, आज़ाद उड़ो। ये फैसला मेरे लिए मौत से भी बदतर था, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। रिहाना का दिल धक से रह गया। मेरी खुशी के लिए? तुम कहती हो कि मैं तुम्हें झटक देता हूँ, तुम्हें खुद से दूर कर देता हूँ। कबीर की आवाज़ अब एक दर्द भरी फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसने रिहाना के चेहरे को छोड़कर उसे अपने दोनों मजबूत पाँवों के घेरे में ले लिया। मैं तुम्हें इसलिए दूर करता हूँ रिहाना, क्योंकि जब भी तुम मेरे करीब आती हो तो मेरे सारे उसूल, मेरे सारे वादे राख हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी उम्र, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बचपन पर अपने पति होने का कोई हक नहीं थोपूंगा। मैं तुम्हें इसलिए झटक देता हूँ क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाता। कबीर का ये आखिरी जुमला उस खामोश हॉल में एक बम की तरह फटा। कबीर ने आखिरकार अपने उस लोहे के दरवाजे को तोड़ ही दिया था जिसके पीछे उसने अपनी बेइंतहा मोहब्बत को कैद कर रखा था। बवंडर शांत हो रहा था और अब सिर्फ एक गहरा, सच्चा और जज्बाती इजहार बाकी था। कबीर की उस आखिरी बात ने राजचंद मैंसन के उस बड़े से हॉल में छाई खामोशी को जैसे हमेशा के लिए तोड़ दिया था। रिहाना की सांसें उसके हलक में अटक गई थीं। कबीर, वो सख्त, बेरुखा और लोहे के उसूलों वाला कबीर राजचंद, आज उसके सामने घुटनों पर बैठा अपने जज्बातों के आगे पूरी तरह बेबस और निहत्था नजर आ रहा था। रिहाना के कांपते हुए हाथ अनजाने में ही कबीर के चौड़े सीने पर जा टिके। वो कबीर के दिल की उस बेतहाशा और बेलगाम धड़कन को अपनी हथेलियों के नीचे महसूस कर सकती थी जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिहाना के लिए धड़क रहा था। आप खुद को रोक नहीं पाते। रिहाना के कांपते होंठों से बस एक अविश्वास भरी फुसफुसाहट निकली। उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं से भीगी आंखें कबीर के चेहरे का जायजा ले रही थीं, जैसे वो कोई बहुत गहरा राज पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। उसके माथे से टिके रिहाना के माथे की गर्माहट उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। कबीर ने एक गहरी सर्द सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलकर सीधे रिहाना के रूह में झांकते हुए कहा, नहीं रोक पाता रिहाना। तुम्हें क्या लगता है जब तुम सुबह सुबह अपने वो लंबे रेशमी बाल खोलकर मेरे सामने आ जाती हो तो मेरा दिल नहीं धड़कता? जब तुम अपनी मासूम और बचकानी बातों से इस घर की खामोशी को तोड़ती हो तो क्या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती? जब बारिश की उस रात मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया था तो क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं दुनिया की हर चीज़ भुलाकर तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूं? रिहाना के गालों पर आंसुओं की एक और गर्म धार बह निकली, लेकिन ये दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। कबीर की हाथों की पकड़ रिहाना के चेहरे पर और मजबूत हो गई। लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ता था रिहाना, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में पूरे 10 साल बड़ा हूँ। एक बोरिंग, सख्त मिजाज इंसान जो सिर्फ अपना काम जानता है। और तुम बारिश की उस पहली बूंद की तरह हो जो किसी भी बंजर ज़मीन को पल भर में आबाद कर सकती हो। मुझे डर था रिहाना, मुझे खौफ था कि मेरी ये नीरस और सख्त ज़िंदगी कहीं तुम्हारी उस चुलबुली मुस्कान को न निगल जाए। मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। अगर मैं तुम पर एक पति होने का हक जता देता तो तुम शायद इस रिश्ते को एक फ़र्ज समझकर निभाती रहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। कबीर की आवाज़ अब एक गहरी और दर्द भरी तड़प में बदल चुकी थी। मैं चाहता था कि तुम बड़ी हो, कॉलेज जाओ, दुनिया देखो और फिर ये फैसला करो कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसे चाहती हो। लेकिन तुम्हारी वो चुलबुली हरकतें, तुम्हारा वो मुझ पर हक जताना मुझे अंदर ही अंदर पागल कर रहा था। मैं तुमसे दूर भागता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हारे थोड़ा भी करीब आया तो मैं फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
मैं अपनी हदों को पार कर जाऊंगा। रेहाना का दिल जैसे किसी मीठे और मदहोश कर देने वाले दरिया में डूबने लगा था। उसकी सारी इनसिक्योरिटी, सारा डर, प्रिया का वो ताना और हॉस्टल वाली गलतफहमी, सब कुछ कबीर के इन आंसुओं और उसके इस इजहार के सैलाब में बह गया। आप आप मुझसे प्यार करते हैं? रेहाना ने एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा, जैसे उसे अब भी अपने कानों पर यकीन ना हो रहा हो। कबीर के होंठों पर आंसुओं के बीच एक बेहद खूबसूरत और गहरी मुस्कान तौर गई। प्यार, ये लफ्ज़ बहुत छोटा है रेहाना, उस जज्बे के लिए जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी इबादत हो। मेरी सांसें तुम्हारे होने से चलती हैं। जब तुम मुझसे बात करना बंद कर देती हो तो मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। ये सुनते ही रेहाना के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन में डाल दिए और उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। कबीर ने भी अपनी दोनों मजबूत बाजू रेहाना की नाजुक कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए और उसे खुद में ऐसे जब्त कर लिया जैसे कोई बरसों का प्यासा किसी झरने से लिपट गया हो। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ कबीर जी। रेहाना कबीर के कंधे पर सर रखकर सुबकते हुए बोली, मुझे लगा आप प्रिया जी जैसी मॉडर्न लड़कियों को पसंद करते हैं। मुझे लगा मैं आपके स्टेटस के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो साड़ी पहनी थी। इसलिए मैंने मैच्योर बनने का नाटक किया था ताकि आप मुझे अपनी पत्नी मान सकें। कबीर ने रेहाना को खुद से थोड़ा दूर किया। उसने रेहाना के माथे पर एक गहरा, सुकून भरा और लंबा किस दिया। मुझे कोई प्रिया या कोई मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए रेहाना, मुझे सिर्फ मेरी वो नासमझ, चुलबुली और बेवकूफ़ सी रेहाना चाहिए जो मेरे एक बार डांटने पर मुंह फुला ले और फिर अगले ही पल मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाए। तुम जैसी हो, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे परफेक्ट हो। रेहाना ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। आज उसे अपनी बच्ची होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अचानक कबीर की नज़र रेहाना के उस सूने गले पर गई जहाँ वो मंगलसूत्र नहीं था। कबीर की आंखों में फिर से एक खौफ और अधिकार की चमक आ गई। तुमने अपना मंगलसूत्र उतार कर कहाँ रखा है? कबीर ने बेहद सख्त लेकिन प्यार भरे लहजे में पूछा। वो मैंने ऊपर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। मुझे लगा अब उसकी ज़रूरत। रेहाना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कबीर ने एक झटके में रेहाना को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया। रेहाना की हल्की सी चीख निकल गई और उसने डर के मारे अपने हाथ कबीर के गले में कस लिए। कबीर जी, क्या कर रहे हैं? नौकर देख लेंगे। रेहाना का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। नौकर अपने क्वार्टर में है और अगर देख भी लें तो मुझे कोई परवाह नहीं। अपनी बीवी को उठा रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा। कबीर ने पूरे रौब और एक शरारती अंदाज में कहा। कबीर उसे अपनी बाहों में उठाए हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसका हर कदम एक नई शुरुआत, एक नए रिश्ते की बुनियाद रख रहा था। वो सीधा रेहाना के बेडरूम में आया और उसे बहुत ही नरमी से बिस्तर पर बिठा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर वो मंगलसूत्र, खत और बाकी चीज़ें रखी थीं। कबीर ने वो खत उठाया और उसे बिना पढ़े ही फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसने वो मंगलसूत्र उठाया और वापस रेहाना के पास आकर बैठ गया। कबीर ने बहुत ही आहिस्ता से वो मंगलसूत्र रेहाना के गले में पहना दिया और हुक लगा दिया। मंगलसूत्र पहनाते वक्त कबीर की गर्म उंगलियों का स्पर्श रेहाना की नाजुक गर्दन पर हुआ, जिससे रेहाना के पूरे जिस्म में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। आज के बाद, कबीर ने रेहाना के बिल्कुल करीब आते हुए सरगोशी के आलम में कहा, आज के बाद अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात की या इस मंगलसूत्र को उतारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहाना रायचंद, समझ गई तुम? कबीर की इस प्यार भरी डांट और रेहाना रायचंद सुनकर रेहाना खुशी से खिल उठी। जी, समझ गई। रेहाना ने अपनी पलकें झुकाते हुए बेहद शर्मीले अंदाज में कहा। कबीर अब खुद को और रोक नहीं सका। उसने अपने एक हाथ से रेहाना की कमर को जकड़ा और उसे अपने सीने के और करीब खींच लिया। बाहर बारिश की हल्की फुहारें फिर शुरू हो गई थीं, लेकिन कमरे के अंदर दो दिल एक ऐसी आग में तपकर एक हो रहे थे जिससे अब दुनिया की कोई भी गलतफहमी, कोई भी उम्र का फासला नहीं बुझा सकता था। कबीर की मजबूत बाहों के उस गर्म घेरे में रेहाना की सारी दुनिया जैसे सिमट गई थी। बाहर बारिश की फुहारें खिड़की के शीशों पर एक मीठी सी धुन छेड़ रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर सांसों की तपिश ने एक अलग ही मधोशी का आलम पैदा कर दिया था। कबीर का चेहरा रेहाना के चेहरे के इतना करीब था कि उसकी मर्दाना और नशीली सांसें रेहाना के कांपते होंठों को छू रही थीं। रेहाना ने शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
उसकी पलकें किसी नाजुक तितली के परों की तरह फड़फड़ा रही थीं। कबीर ने बहुत ही आहिस्ता से अपना चेहरा झुकाया और अपने गर्म ओठ रियाना की भीगी हुई पलकों पर रख दिए। कबीर का वो पहला बेइंतहा नर्म और मोहब्बत से भरा स्पर्श रियाना की रूह तक में उतर गया। अब कभी इन आंखों में आंसू मत लाना रियाना, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा और अपने ओंठ रियाना के गालों पर खिसका दिए जहाँ आंसुओं की आखिरी नमी बाकी थी। रियाना के मुंह से एक हल्की सी बेताब सी आह निकल गई। उसने अपने हाथ कबीर के चौड़े सीने पर रख लिए, लेकिन उसे दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि उसके और करीब जाने के लिए। कबीर की उंगलियां रियाना के रेशमी बालों में उलझ गईं। सदियों की प्यास, वो सारी अनकही बातें, वो फासले और वो सारे उसूल आज रात उसे एक बेहद गहरे, जज्बाती और मुकम्मल किस में पिघल गई। कबीर ने रिहाना को ऐसे चूमा जैसे कोई इबादत कर रहा हो, और रिहाना ने भी खुद को पूरी तरह अपने इस सख्त लेकिन बेइंतहा प्यार करने वाले पति के हवाले कर दिया। वो रायचंद मैंसन की सबसे खूबसूरत रात थी। आंसुओं का सैलाब गुजर चुका था और अब सिर्फ सुकून की मध्यम लहरें थीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें मास्टर बेडरूम की खिड़की से छनकर अंदर आईं, तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। आज रिहाना अपने उस छोटे से कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि वो कबीर के उस बड़े से बिस्तर पर थी। रिहाना की नींद खुली तो उसने पाया कि वो कबीर की चौड़ी बाहों के एक बेहद महफूज और मजबूत घेरे में कैद है। कबीर का एक भारी हाथ रिहाना की कमर पर था और उसने रिहाना को अपने सीने से ऐसे चिपका रखा था जैसे कोई अपना सबसे कीमती खजाना छुपाकर सोता हो। रिहाना ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और सोते हुए कबीर को देखा। नींद में वो सख्त और रौवीला आर्किटेक्ट कितना मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर अब वो हमेशा रहने वाली सिकन नहीं थी। रिहाना के होंठों पर एक बेहद खूबसूरत शरारती मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कैसे कबीर ने कल रात अपने सारे उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। रिहाना ने आहिस्ता से कबीर के चेहरे पर गिरे बालों को अपनी उंगली से पीछे किया। उसका इरादा चुपचाप उठकर किचन में जाने और कबीर के लिए उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बनाने का था। उसने बहुत ही सावधानी से कबीर का भारी हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, लेकिन जैसे ही रिहाना ने उठने की कोशिश की, कबीर की आंखें खुले बिना ही उसकी बाजू की पकड़ रिहाना की कमर पर और कस गई। एक झटके में कबीर ने रिहाना को वापस खींचकर अपने सीने पर गिरा लिया। आह! रिहाना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इतनी सुबह सुबह मिसेज रायचंद कहाँ भागने की कोशिश कर रही हैं? कबीर की नींद में डूबी हुई भारी और नशीली आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने अपनी एक आंख खोलकर रिहाना की तरफ देखा, जिसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। कबीर जी, छोड़िए ना, सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे आपके लिए कॉफ़ी बनानी है और नाश्ता भी। रिहाना ने कबीर के सीने पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। कबीर ने अपनी दोनों आंखें खोल दी और एक बेहद कातिलाना मुस्कान के साथ रिहाना को देखा। मेरी कॉफ़ी, मेरा नाश्ता, मेरा सुकून, सब ये मेरी बाहों में है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज भी तो जाना है। रिहाना ने नज़रें चुराते हुए बहाना बनाया। आज कोई कॉलेज नहीं, मैं उस कॉलेज के ट्रस्टी को फ़ोन करके कह दूँगा कि आज मेरी बीबी बीमार है, मोहब्बत की बीमारी है उसे। कबीर ने आहिस्ता से रिहाना की नाक खींचते हुए कहा। रिहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बहुत बेशरम हो गए हैं कबीर जी। कल सुबह तक तो आप मुझे डांट रहे थे कि मैं बच्ची हूँ, काम बिगाड़ती हूँ, और आज? कबीर का चेहरा अचानक संजीदा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में बेपनाह प्यार था। उसने रिहाना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। कल तक मैं एक बेवकूफ़ इंसान था रिहाना, जो एक हीरे को पत्थर समझने की गलती कर रहा था। तुमने मुझे 1 हफ्ते तक अपनी खामोशी से जो सज़ा दी है ना, मेरी जान निकाल गई थी। मैंने कसम खा ली है कि अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम काम बिगाड़ो, तुम मुझे डांटो, तुम पूरे घर को सिर पर उठा लो, मुझे सब मंजूर है। बस ये खामोशी और ये दूर जाने की बातें मत करना। रिहाना का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने अपने दोनों हाथ कबीर के गले में डाल दिए और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी कबीर जी, मेरी दुनिया ही आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती है। कबीर ने एक सुकून भरी सांस ली और रिहाना को वापस अपने सीने से लगा लिया। 1 महीने बाद का नज़ारा। दिल्ली की सड़कों पर कबीर की ऑडी कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। कार का माहौल अब उस पहले दिन जैसा सर्द और खामोश नहीं था। एफएम पर एक हल्का सा रोमांटिक गाना बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा कबीर एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और उसका दूसरा हाथ
गियर बॉक्स पर रखे रेहाना के छोटे से हाथ के ऊपर था। उसने रेहाना की उंगलियों को अपनी उंगलियों में मजबूती से फंसा रखा था। रेहाना पास वाली सीट पर बैठी चहकते हुए अपने कॉलेज की किसी ड्रामे की कहानी सुन रही थी। वो बीच बीच में हंसती और कबीर उसके चेहरे की उस चमक को देखकर एक रिलैक्स्ड मुकम्मल मुस्कान के साथ उसकी बातें सुन रहा था। कॉलेज का गेट आ गया, कार रुकी, रेहाना ने अपना बैग उठाया और दरवाज़ा खोलने लगी। 1 मिनट, कबीर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ मोड़ा। कबीर ने रेहाना के माथे पर एक बहुत ही नरम और गहरा चुंबन दिया। अपना ध्यान रखना और सुनो, किसी लड़के से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? कबीर ने हमेशा वाली सख्त आवाज़ में लेकिन एक बेहद पजैसे पति वाले अंदाज में कहा। रेहाना मुस्कुरा दी। जी मेरे हिटलर पति जी, मैं समझ गई। रेहाना कार से उतरी और कॉलेज की तरफ जाते हुए मुड़कर कबीर को वाय किया। कबीर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। किसे पता था कि एक सख्त, अनुशासित और रूखे आर्किटेक्ट की ज़िंदगी की इमारत को मुकम्मल करने के लिए एक चुलबुली, नासमझ और मासूम सी लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। कबीर और रेहाना की उम्र में भले ही 10 साल का फासला था, लेकिन उनके दिलों के बीच अब कोई फासला नहीं था। कबीर की शक्ति को रेहाना की मासूमियत ने जीत लिया था और रेहाना के बचपन को कबीर की गहरी मोहब्बत ने संवार दिया था। एक खोखले फ़र्ज से शुरू हुआ उनका ये सफ़र आखिरकार एक बेहद हसीन, मुकम्मल और पाकीज़ा मोहब्बत की मंजिल पर पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये थी रेहाना और कबीर की कहानी मासूम वाइफ। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।